इस एपिसोड में हमारी मेहमान बेहद कमाल की शख्स हैं। उनका नाम राघवी है और उनके साथ एक और पहचान नथी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पहली ट्रांसजेंडर वकील है। राघवी जी, बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप में आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कितने ट्रांस व्यक्तियों के साथ इस देश में हिंसा हुई? क्योंकि मैं मर्दों के स्पेस में या सर्कल में कंफर्टेबल नहीं फील करती थी। वुड यू लाइक टू शेयर? जैसे वो आपको छक्का बोल देंगे, हिजड़ा बोल देंगे। मुझे एक बार याद है कि किसी ने मुझे लगातार 10-15 थप्पड़ मारे थे। लाइक दे वुड हिट मी, आई वुड फॉल डाउन एंड गेट अप, दे वुड हिट मी अगेन। उस बीच में मैं घर जाती थी और मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ गलत है। एंड आई वुड वॉच सलमान खान की बहुत सारी वीडियोज़ टू एक्ट लाइक सलमान खान, ताकि मुझे लोग एम्ब्रेस कर लें, मुझे एक्सेप्ट कर लें। ट्रांस व्यक्तियों का बलात्कार होना इस देश में बहुत आम है। उनके साथ हो रहे क्राइम को आप किस तरह से मिटिगेट करने की वकालत करती हैं? बहुत सारे मेरे पास केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे ट्रांस विमेन हैं और वो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हैं और उनको उठा के लेके चला गया है कोई, फिर वो कहीं गए हैं और वहाँ पे 10-12 लोग और आ गए हैं और उन्होंने उस ट्रांस व्यक्ति का बलात्कार किया। और वो ट्रांस व्यक्ति ना पुलिस के पास जा सकता है, ना अस्पताल जा सकता है, और वो रो के मुझे बता रहा है कि मैंने खुद अपना सारा ट्रीटमेंट किया, जो मुझे दवाई मिली। कानपुर में जन्म हुआ आपका, कानपुर में पढ़ाई लिखाई और फिर वकालत, और उसके साथ साथ आपकी वो पहचान चल रही थी। शुरुआत में मैंने बहुत स्ट्रगल किए, लोगों ने बहुत इनअप्रोप्रिएट चीज़ें पूछी। एक बार मुझे याद है किसी ने बोल दिया, मैं इंटर्नशिप के लिए गई, मैं इंटरव्यू दे रही, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अपनी जेंडर आइडेंटिटी ही नहीं पता है ढंग से, तो तुम्हें कानून क्या पता होगा ढंग से। पीपल विल आस्क यू इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, व्हाट इज बिटवीन योर लेग्स। बहुत सारी जो ट्रांस व्यक्ति हैं, ट्रांस मैन, ट्रांस विमेन, उनके साथ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस बहुत होता है कि आपका पार्टनर ही आपके साथ बहुत वायलेंट है। ट्रांस महिला है, उनका पूरा हाथ उनके पार्टनर ने जला दिया था, पूरा हाथ। ऐसी ट्रांस महिलाएं हैं जिनके पास PhD है, जिनके पास मास्टर्स है, जिन्होंने काफ़ी पढ़ाई कर रखी है, मगर उनके पास जॉब नहीं है। और जब उनके पास जॉब नहीं होती है तो दे आर फोर्स्ड टू गो इनटू सेक्स वर्क। ट्रांस व्यक्तियों के बारे में कोई ऐसी बात जो सबसे अधिक प्रचलित हो, सबसे अधिक वायरल हो, सबसे अधिक सर्कुलेशन में हो, लेकिन कोरी झूठ हो? तो एक तो है कि brought to you by Sharda University and New India Assurance, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और बैठकी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हमारी मेहमान बेहद कमाल की शख्स हैं। उनका नाम राघवी है और वो एक बहुत कमाल की वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनके साथ एक और पहचान नथी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं। एक शब्द है जिसके बारे में जून 2025 में भी बात करते हुए हम लोग बहुत कम जानते हैं, उस पूरे समुदाय के बारे में, उस पूरे समुदाय की हार्डशिप्स के बारे में। और जब बात सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों तक पहुंच जाए तो हार्डशिप्स को और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि देश की अदालतों में मुकदमे चले हैं लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर समुदाय को, बाइसेक्सुअल समुदाय को एक न्याय की वेदी तक पहुंचाने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए। हम बहुत कम समझते हैं सब कुछ के बारे में, हमें नहीं पता, हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हम किसी को कैसे उच्चारण के साथ संबोधित करें, किसको क्या संबोधन दें। हमें नहीं पता कि किसी व्यक्ति को किस नाम से पुकारें कि उसकी गरिमा को और उसकी अपनी लैंगिक पहचान को ठेस न पहुंचे। तो हम इस सारी बातचीत को इस बातचीत के ज़रिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे। राघवी जी, बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप में आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं फिर से एक बार एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर क्या, एक तरह की सूचना भी हो सकती है। बतौर पत्रकार भी ये मेरी अपनी कमी है कि मैं एक पुरुष हूँ और उस ऐसे परिवेश से आता हूँ मैं जहाँ पे इसके बारे में समझ बचपन से नहीं है। ठीक है, हम पैदा हुए तो हमें पता था कि लड़का लड़की दो ही लोग होते हैं। हमें अपने घर में भी ऐसा माहौल देखने को मिला और फिर हमें वैसा माहौल भी देखने को मिला अपने स्कूल और अपने आसपास, जहाँ पे जिसकी पहचान लड़का या लड़की के खांचे में नहीं बैठती है तो उसको रिडिक्यूल करो या उसका मजाक उड़ाओ। तो मैं अभी भी इवॉल्व हो रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा और मुझे बेहिचक करेक्ट करिएगा कैमरे पे, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी आपसे।
सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। कानपुर में जन्म हुआ आपका, कानपुर में पढ़ाई लिखाई और फिर वकालत, और उसके साथ साथ आपकी वो पहचान चल रही थी जो आपकी एक शक्ति भी है। प्लीज बताइए राघवी जी थोड़ा अपने बारे में। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. तो जो ये स्ट्रगल था और जो ये पहचान की जद्दोजहद थी वो ज़िंदगी में मेरे बहुत ही शुरुआती जो पल थे उनमें ही शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि जब मैं अपने आप को जो मेरी बहुत, अगर मैं पुरानी भी जो मेरी मेमोरीज़ हैं, जो पुरानी यादें हैं, उनमें भी अगर मैं जाके घुसती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा से अपने आप को एक लड़की के रूप में, एक बच्ची के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक महिला के रूप में देखती थी। और उस टाइम भी जितना भी मैं जब अपने आप को किसी शीशे में देखती थी तो मैं सोचती थी कि ये कोई और है, मैं ये हूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा एहसास, ऐसा फील होता ही नहीं है जिस तरह से मुझे देखा जा रहा है, जिस तरह से मुझे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में डाल दिया गया है कि पुरुष हैं, या जो भी मेरी आइडेंटिटी को लेकर घर में, समाज में चीज़ें थी, तो उनसे मैं कभी रिलेट नहीं कर पाई, कभी अलाइन नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी जो परेशानी होती, जैसे आपने कहा कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो हम में से किसी को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और भाषा जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। भाषा हम समझते हैं, आप पत्रकारिता में हैं, मैं वकालत में हूँ, कि भाषा से कितनी सारी चीज़ें, भाषा को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, वेपनाइज किया जा सकता है, और भाषा को ही किस तरह से किसी को समझने के लिए और किसी की फीलिंग्स को समझने के लिए भी, और एक बहुत ही ह्यूमेन मैनर में किसी को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो भाषा मेरे पास नहीं थी कि मैं कौन हूँ, मैं कौन से खांचे में बैठती हूँ। तो उस छोटे उम्र में भी मुझे याद है कि जब मैं किसी ट्रांस व्यक्ति को देखती थी कि वो बधाई के लिए आए हैं या किसी चीज़ के लिए आए हैं, तो मैं बहुत आश्चर्य से देखती थी। मुझे लगता था कि अच्छा, ऐसी भी कोई आइडेंटिटी है, और जो अमूमन होता है, मतलब हमारे समाज में। तो हाँ, मतलब वो मुझे लगता था कि मैं महिला, मुझे दुनिया उस तरह से नहीं देखती है, पुरुष मैं अपने आप को नहीं समझती हूँ। तो मैं देखती थी कि वो ट्रांस व्यक्ति जो हैं उनकी ज़िंदगी एक बहुत मिस्ट्री की तरह मुझे लगती थी, और मुझे बहुत ही अमेज़ करती थी कि अच्छा, मैं इनके बारे में और जानना चाहती हूँ, मैं इनको और देखना समझना चाहती हूँ। और कई बार बचपन में ऐसा हुआ कि मैं घर से किसी तरह से उनको ढूंढ लिया और मैं भाग के चली गई, घर से भाग के चली गई, उनके पास गई, उनको पता चला कि मैं भाग के उनके पास आई हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अपने घर वापस जाओ। तो ये जो बैटल एक चल रही थी, उसी बैटल के साथ साथ जो एक चीज़ और दिमाग में चल रही थी वो ये थी, क्योंकि घर के हालात ऐसे थे, सिर्फ माता जी थी, मैं थी, और मम्मी भी बहुत मेहनत कर रही थी, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ ज़िंदगी में भी करना है। तो केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर से फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैं अपना बैचलर्स हुआ, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आई, मैंने लॉ पढ़ा। उस बीच में मैंने UPSC की भी तैयारी की। फिर मुझे लगा कि एज अ ट्रांस व्यक्ति शायद मैं UPSC में ना सरवाइव कर पाऊँ, और कंसिडरिंग कि किस तरह का ब्यूरोक्रेटिक और एक गवर्नमेंट का भी एक क्या सेटअप ढांचा और सिस्टम है जिसमें शायद मैं ना फिट बैठूं और मुझे वहाँ से निकलना ही पड़ जाए। तो मैंने फिर उस रास्ते जाना ही नहीं सही समझा, और फिर मैं आ गई लॉ में। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया 2023 में, जो कि किसी लॉयर की लाइफ के लिए एक बहुत ही छोटा समय है, क्योंकि लॉ वाइन की तरह होती है, लाइक एजेस विद टाइम। तो फिर लॉ ख़त्म हुआ, फिर मैंने काम करना शुरू किया। उस बीच में लॉ से पहले भी और लॉ के बाद भी मेरा एक्टिविज़म वाली जो चीज़ें थी वो जारी रही। सो आई वाज वर्किंग विद हिजरा कम्युनिटी, आई वाज वर्किंग विद ट्रांस सेक्स वर्कर्स। तो एक बहुत वैरायटी ऑफ लोगों से मैं मिली, और मुझे उनकी जो समझ है चीज़ों को लेके कि कैसे पॉलिटिक्स में उनका भी से है, वो भी पॉलिटिक्स समझते हैं। हम भले ही नहीं देखते हैं कि पत्रकार कभी उनके पास पहुंचे और पूछे कि आपको सरकार से क्या चाहिए या आप किस बेसिस पे वोट डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रांस व्यक्ति जो हैं वो वोटर्स भी हैं। तो उनको पॉलिटिक्स समझती हैं, वो न्यूज़ कंज्यूम करती हैं। तो बहुत मुझे एक
डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग मिली, और उनकी जो दर्द, उनकी जो पीड़ा, उनके जो स्ट्रगल्स हैं, उनका भी मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली। जैसे कि मुझे लगा कि किस तरह से कोई बलात्कार के जो केसेस होते हैं उनको बहुत एक अटेंशन मिलता है जब वो सिस महिला के साथ होते हैं। तो मैं समझा दूँ, सिस महिला जो होती हैं वो होती हैं जो महिला पैदा हुई थी और वो महिला ही आइडेंटिफाई करती हैं। ट्रांस महिला जो हैं वो महिला पैदा नहीं हुई थी मगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई महिला करती हैं। तो सिस महिलाओं के साथ जब बलात्कार के ये केसेस इतने उठते थे तो मुझे लगता था कि महिला तो ट्रांस विमेन भी हैं और उनके साथ आए दिन इतने सारे अपराध, सेक्सुअल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, बहुत कुछ होता था। और सिर्फ सिविलियंस के ज़रिए नहीं, पुलिस वालों के ज़रिए भी वो सारी चीज़ें हो रही होती थी। तो मुझे लगता था उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और वो उस ढांचे में अपने आप को इतना हेल्पलेस महसूस करती थी कि वो हेल्प लेने जाती ही नहीं थी। बहुत सारी मेरी जो ट्रांस फ्रेंड्स हैं, चाहे वो ट्रांस पुरुष हों, ट्रांस मैन हों, ट्रांस महिलाएं हों, उनके साथ जब वायलेंस होता है तो वो पुलिस में जाने से भी डरते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, मैं लॉ में हूँ और मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो मुझे बहुत ही मतलब मुझे लगेगा कि हाँ, लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया, कुछ अटेन किया। तो वो फिर एक बचपन से लेके फिर वो लॉ तक का जो सफ़र था उसमें आइडेंटिटी हमेशा किसी तरह से गुथी हुई थी। कैसे, बताइए थोड़ा इस बारे में बताइए। तो स्कूलिंग से बताइए। स्कूलिंग में जैसे कि एक तो मैं सॉरी टोक रहा हूँ आपको, लेकिन जो मैंने आपके बारे में पढ़ा तो आपका बचपन काफ़ी कठिन तो रहा कि आपके माता पिता का एक अलगाव हुआ, पिताजी से दूरी बन गई और माँ ने आपको सिंगल पेरेंट की तरह पाला, और वो स्थितियाँ ऐसी रहीं कि बेहद कठिन होंगी ऑब्वियसली। और फिर माँ भी उसी परिवेश से आती हैं जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, जिससे आप आती हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग उनके मन में डेवलप होना, प्लस क्लासरूम में रोज़ जाना और क्लासरूम से रोज़ लौटना, क्या था माहौल, बताइए। तो माँ के स्ट्रगल्स बहुत रहे हैं, और मुझे याद है कि कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते थे कि मम्मी 5 बजे ऑफिस के लिए निकलती थी, सुबह 5 बजे, सर्दियों की रात में सुबह 5 बजे ऑफिस के लिए निकलती थी और रात को 8:30-9 बजे वापस आती थी। ओवर टाइम करती थी क्योंकि पैसा कमाना था, मुझे अच्छे से पढ़ाना चाहती थी। तो और उनको अभी भी उनका डिनाइल जो है वो चल रहा है। She hasn't been able to come to terms with my identity, अभी भी? which is हाँ, अभी भी, which is जैसे मतलब कहती हैं अभी भी उनके लिए मैं अभी भी उनके बेटे की तरह हूँ। हाँ, तो अभी जैसे कॉल पे भी बात होती है तो वो उसी तरह से एड्रेस करती हैं, उसी तरह से बात करती हैं। हम जब कभी कहीं शॉपिंग के लिए साथ में जाते हैं, हाँ, वो किस्सा बताइए। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हम शॉपिंग के लिए साथ में जाते हैं और जब दुकानदार होते हैं वो दे विल एड्रेस मी एज अ वुमन नो मैटर हाउ आई एम ड्रेस्ड, बिकॉज व्हेन आई एम विद माई मदर आई डोंट डू एनीथिंग एंड आई यूजुअली डोंट put makeup also, or I'm very carefree, careless when it comes to casual wear पहन के कुछ भी अगर हम लोग करने चले गए तो they will address me as woman। तो वो मम्मी मेरी उनको टोकेंगी कि नहीं, this is my son, सर बुलाओ इनको। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि जो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही अजीब सा है कि मेरी माँ एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मुझे उस बात का दुख है, मगर वो दुकानदार ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे इस बात की खुशी भी है। तो मुझे लगता है कि वो रिकंसाइल करना और वो चीज़ों को ऐसे साथ में देखना, आई थिंक वो चीज़ मैंने अब डेवलप कर ली है, जहाँ पे मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ से हर्ट भी हो सकते हैं मगर आप एक दूसरी चीज़ से थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा प्लेजर भी डिराइव कर सकते हैं। तो वो बचपन में ही जो चीज़ें शुरू हुई, तो मेरी मम्मी तो ऑफिस में होती थी तो मैं बहुत एक वल्नरेबल स्टेट में होती थी, बिकॉज एक छोटा बच्चा जिसको आप घर पे छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत वल्नरेबल रही। और बहुत सारे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिनके बारे में आई हैव नेवर बीन एबल टू टॉक टू एनीवन अदर दैन माय कजिन्स और वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बी इट लाइक सेक्सुअल वायलेंस या अब्यूज़ रहा हो चाइल्डहुड। तो वो सारी चीज़ें होती रहीं और मुझे आज भी याद है कि वन ऑफ द फॉन्डेस्ट मेमोरीज दैट आई हैव ऑफ चाइल्डहुड इज़ एक शो आता था नच ले विद सरोज खान,
और एंड आई थिंक इमेजिन पे ऐसा, इमेजिन, हाँ, ऐसा कुछ। तो वो शो में वो अपने गानों को ब्रेक डाउन करके उस पर डांस सिखाती थी। उसकी कहानी बताती थी वो। हाँ, और उस पर डांस भी सिखाती थी। शी यूज टू एक्चुअली टीच यू, सो देयर बी लाइक शी ब्रेक डाउन जो भी लिरिक्स हैं उन पे डांस सिखाएंगे, एंड देन इवेंचुअली जब आप पूरा सीखते हैं तो शो के एंड में वो पूरा परफॉर्म किया जाता है। तो मैं मम्मी की साड़ियाँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी होती थी, तो मैं रुपट्टा निकालती थी और रुपट्टा से जो भी मुझे ड्रेस बनानी होती थी बनाती थी, और वो पूरा सरोज खान और माधुरी दीक्षित, ज़्यादातर वो गाने माधुरी दीक्षित के होते थे, तो मैं वो पूरे गाने पे परफॉर्म करती थी और मैं बहुत खुश होती थी। और मेरी मम्मी भी एक तो ज़ीरो मेकअप वुमेन हैं, तो मेकअप का मुझे लगता तो बहुत तरह से जो मेरा महिला को समझने का तरीका है और महिला होने का तरीका है वो मेरी माँ के उससे ही निकला हुआ है कि उनके लिए बस एक बिंदी खाली काफ़ी होती थी, तो मैं उनकी बिंदी उठा के बिंदी लगाती थी और कान में भी उनको बिंदी ही लगा लेती थी ताकि वो लगे कि हाँ मैंने कान में कुछ पहना हुआ है। तो वहाँ से वो चीज़ें चलती रहीं और एक टाइम तक सबको बहुत अच्छा लगता था, मेरे आस पड़ोस वालों को, मेरी मम्मी को, सबको। वो एक फेमिनिटी जब बचपन में होती तो एम्ब्रेस करते हैं, तो घर के आसपास जब कीर्तन या बुला हुआ या कुछ ऐसा होता है, तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं, तो शी वॉज नोन फॉर हर ढोलक की परफॉर्म करने के लिए, तो मैं बहुत डांस करती थी। तो उस टाइम तक सबको बहुत अच्छा लगता था, सारी चीज़ें होती थी। बट देन आप टीनेज में एंटर करते हो और उस टाइम तक बुलिंग बहुत शुरू हो गई थी स्कूल में एंड एवरीवेयर। एंड वुड यू लाइक टू शेयर, वुड यू बी कंफर्टेबल इन शेयरिंग? मतलब कई बार बहुत तरह की चीज़ें, जैसे कोई टोक रहा है, क्योंकि मैं मर्दों के स्पेस में या सर्कल में कंफर्टेबल नहीं फील करती थी, तो आई हैड दीज फ्रेंड्स इन स्कूल जो कि मेरी महिला मित्र जो थी वो महिला मंडली थोड़ी मेरी ज़्यादा बड़ी थी, तो मैं हमेशा उनके साथ हैंग आउट कर रही होती थी और विद एवरी टीचर आई गॉट अलॉन्ग बिकॉज उनको मेरे लाइफ के बारे में पता था कि मम्मी काम करती हैं, घर पे और कोई है नहीं, तो एंड दे वर हैप्पी कि उसके बीच में भी आई एम एबल टू मैनेज को करिकुलर ऑल्सो, पढ़ाई ऑल्सो, एंड आई वॉज वेरी एक्टिव इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, डांसिंग एंड एवरीथिंग, डिबेटिंग। तो बट मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी, हर चीज़ में अच्छा होने के बावजूद भी बुलिंग हो रही है, और बुलिंग वही होती थी कि वो ट्रांसफोबिक, होमोफोबिक, क्वेयरफोबिक स्लर्स यूज़ करेंगे, जैसे वो आपको छक्का बोल देंगे, हिजड़ा बोल देंगे, मीठा बोल देंगे। तो एंड ये मेरे क्लासमेट्स से भी होता था। आई होप दे आर सीइंग अभी, देखना चाहिए उनको तो। एंड मेरे कॉलेज के, मेरे स्कूल के सीनियर्स से तो बहुत ज़्यादा होता था, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू मेरे जो स्कूल की सीनियर दीदी लोग थी, और उनसे मेरी बहुत बातें होती थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और वो मेरी वल्नरेबिलिटी आई थिंक देखती थी। तो ये हुआ। फिर कई बार बस से स्कूल जाते थे और घर आते थे तो बस में किसी ने बदतमीज़ी की, इनअप्रोप्रिएट मैनर में टच किया, कई बार मारा लोगों ने, अगर मैंने रेजिस्ट किया तो उन्होंने ट्रांसफोबिक स्लर्स यूज़ किए। मुझे एक बार याद है कि किसी ने मुझे लगातार 10-15 थप्पड़ मारे थे, लाइक दे वुड हिट मी, आई वुड फॉल डाउन एंड गेट अप, दे वुड हिट मी अगेन, और मैं उठ के तब भी लड़ती थी, तब भी भिड़ती थी, फिर चाटा खा के गिर जाती थी और फिर लड़ती थी। मतलब वो नहीं था कि मुझे लड़ना है, जो भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें होती थी। वॉशरूम जाने में डर लगता था, तो आई वुड नॉट यूज़ द मेंस वाला वॉशरूम, आई वुड अवॉइड यूजिंग इट, होल्ड बैक, क्योंकि बहुत सारे क्वेयर लोगों के लिए जो वॉशरूम का स्पेस होता है, that becomes a site of violence, that becomes a place of violence, because वो बाकी सारी जगहों से थोड़ा ज़्यादा प्राइवेट हो जाता है but still stays public। और वहाँ पे जब आप जाते हो तो you can always have a certain set of people who will use slurs against you, या आपके साथ वायलेंस हो सकता है, आपके लिए वो गलत चीज़ें बोल सकते हैं, आपसे वो गलत फेवर्स मांग सकते हैं। तो वॉशरूम का फोबिया जो हो गया था वो एक बहुत बड़ा फोबिया हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, उस बीच में मैं घर जाती थी और मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ गलत है, गलत मैं हूँ, ये सारे लोग तो मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
और घर, और इट वाजंट जस्ट द स्कूल, द प्लेसेस आउटसाइड द होम, तो वो घर के बाहर वाली जगह ही नहीं थी, घर भी एक वायलेंस का प्लेस बन चुका था विद माई रिलेटिव्स, माई कज़न्स। उनको भी अगर मुझसे कोई लड़ाई करनी है या मुझे कुछ बोलना है तो वो भी ट्रांसफोबिक, होमोफोबिक स्लर्स, क्वेयरफोबिक स्लर्स यूज़ करेंगे मुझे न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू एन एक्सटेंट कि मेरी माँ ने भी यूज़ किए हैं। तो वो सारे जब कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तो मैं घर पे आती थी और अपने आप को शीशे में देखती थी और सोचती थी कि नहीं, अपने आप को और मैस्कुलिनाइज करना है, अपने आप को एक मैन की तरह प्रेजेंट करना है। तो ये आपको लगता था गड़बड़ आपके साथ है? मेरे साथ है। तो मैं हाथों को सोचती थी कम यूज़ करूँगी, मैं थोड़ा और मैस्कुलिन वे में खड़ी होंगी, मैं थोड़ा हाथों को ऐसे शोल्डर को वाइड करूँगी, चेस्ट को थोड़ा बाहर निकालूंगी। ऑल दोज थिंग्स आई वुड ट्राई एंड आई वुड प्रैक्टिस एंड आई वुड वॉच सलमान खान की बहुत सारी वीडियोज़ टू एक्ट लाइक सलमान खान, ताकि मुझे लोग एम्ब्रेस कर लें, मुझे एक्सेप्ट कर लें और मैं एक अपनी जगह पा लूँ जहाँ पे मैं नहीं पा रही थी। उसी बीच में मम्मी को लगा कि घर पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हो, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स मेरे साथ हो चुके थे घर पे अकेले रहने की वजह से। एंड लाइक आई एम अ स्मॉल किड, तो कभी स्टोव खुला रह गया, चीज़ें जल गई, तो वो सारी चीज़ें। तो फिर मम्मी को लगा कि इसको कहीं और रखते हैं, तो मम्मी ने डिसाइड किया कि मैं इसको सुबह ये शी विल गो टू स्कूल और फिर वो स्कूल से रिक्शा वाला किसी के यहाँ ड्रॉप कर देगा और वहाँ पे आई विल स्टे। मेरी मम्मी वहीं पे खाना ऑफिस जाते वक्त छोड़ के चली जाती थी किसी पड़ोसी के यहाँ? हाँ, मतलब आस पड़ोस के ही एरिया में। तो मम्मी ने वो शुरू किया कि एटलीस्ट आई विल बी सेफ एंड शाम को ऑफिस से आते वक्त वो मुझे घर वापस ले आएंगी। तो जब उन्होंने वो शुरू किया तो जिस घर पे वो मुझे छोड़ती थी वहाँ पे आई फेस्ड अ लॉट ऑफ अब्यूज़, फिज़िकल, सेक्सुअल। दे वुड मेक मी डू घर का काम, तो वो मुझसे अपने घर की सफाई कराते थे, डस्टिंग कराते थे, अपने हाथ पैर दबवाते थे, मुझे वो लॉक करके घर पे चले जाते थे और टीवी का, एसी का रिमोट लेके चले जाते थे ताकि मैं कुछ भी यूज़ ना कर सकूं। तो फिर मैं उनके जो घर का दीवार है, बाहर का मेन जो गेट है और उसकी जो दीवार है, वो मैं फांद के बाहर निकल के जाती थी, थोड़े पड़ोसियों से के साथ वहाँ पे रहती थी उस एरिया में। और फिर उन्होंने जब ये देखा कि एक पैटर्न बनता चला आ रहा है, दे कंप्लेन टू माई मदर सेइंग कि आप बच्चे को छोड़ के जाती हैं ये सोच के कि बच्चे को यहाँ पढ़ाया जाएगा, बच्चे को आराम मिल जाएगा, मगर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मम्मी बहुत परेशान हुई, शी क्राइड अ लॉट एंड शी कुड नॉट फाइट ऑल्सो, क्या ही बोलेंगी वो। तो वापस से फिर आई स्टार्टेड स्टेइंग घर पे, बैक होम। और फिर वही सारी चीज़ें जो अर्जेस होती थी, तो मैं बहुत एक्टिवली, मैं खुद ही अपनी कन्वर्शन थेरेपी कर रही थी कि नहीं, मैं नहीं टच करूँगी, मैं ये फेमिनिन क्लोथ्स नहीं टच करूँगी, मैं मम्मी के कुछ भी चीज़ें नहीं टच करूँगी, मैं बिंदी नहीं लगाऊंगी, मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, आई जस्ट हैव टू बी अ मैन। सो आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ दैट आई हैव टू बी अ मैन, आई हैव टू बी अ मैन। और वो कभी हुआ ही नहीं। एक जस्ट मुझे लगता है कि एक पॉज लग गया जहाँ पे मैं अपने आप से डिसएसोसिएट करने लगी। उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेस्ड भी हो गई और आई ट्राइड किलिंग माई सेल्फ ऑल्सो, आई रैन अवे ऑल्सो मेरे घर से। तो वो सारी चीज़ें हुई और उसके बाद आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई हैव टू स्टडी एंड आई हैव टू गेट आउट ऑफ कानपुर एंड आई देन मे बी विल एम्ब्रेस माई सेल्फ। तो फिर वो कानपुर से बाहर निकलने का हुआ। आई जॉइंड दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर माई लॉ, डिड माई लॉ। और उसके बाद से कानपुर बहुत रेयर होता है। लास्ट टाइम मैं नवंबर में गई थी और वो भी बहुत मेरे लिए, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत मज़ेदार था। काफ़ी कानपुर के मेरे जो साथी हैं और मेरे जो नेबर्स हैं उनके लिए बहुत हॉरिफाइंग था, क्योंकि वो अब जब नवंबर में मैं गई तब तक वो मुझे जान चुके थे, मेरा सोशल मीडिया देख चुके थे, मेरी मम्मी को बता चुके थे। और बहुत कानपुर में कहाँ घर है? कानपुर में मेरा घर है शास्त्री नगर के पास। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने मम्मी का नाम नहीं पूछा आपसे। मम्मी का नाम आई थिंक मैं अभी थोड़ा सा फिर मुझे लगता है कि कहीं फिर उनके पास लोग ना पहुंच जाएं कहने के लिए। तो बट द थिंग इज़ कि उसके बाद जब अभी मैं नवंबर में गई तो सब मुझे एक ऐसे एलियन की तरह, जैसे कि आपने कोई एग्जॉटिक जानवर कहीं पे छोड़ दिया हो। और जो मेरे सो इट वाज माय कज़न्स वेडिंग, तो उसके जो इन लॉज हैं दे आर थिंकिंग दैट आई एम सम
लेस्बियन वुमन, उनको लग रहा है कि आई एम अ वुमन हु प्रेजेंट्स अपने आप को मैस्कुलिन तरीकों से, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था कि कपड़े पहनने हैं तो मर्दों वाले ही पहनने हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं पहन लूँगी। तो दे ऑल स्टार्टेड थिंकिंग कि You are a lesbian. ये कोई इनके यहाँ महिला है जो आदमियों की तरह रहती है। तो आई वॉज हैप्पी विद दैट ऑल्सो। आई टोल्ड माई कजन ऑल्सो हु इज वेरी सपोर्टिव, and I told her also, I said कि I'm happy as long as they are seeing me woman. I don't care, masculine woman, feminine woman, I have no issues there as long as they see me as a woman. तो बहुत अपने दिमाग को ऐसे समझा के सिखा के गई थी कि बिकॉज डिस्फोरिया बहुत होता है लोगों को। डिस्फोरिया होता है जब आपको लोग आपकी बॉडी, आप क्या कपड़े पहन रहे हैं, उनसे बहुत डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि वो अलाइन नहीं कर रहे होते हैं उससे जिस जेंडर का आप अपने आप को महसूस करते हैं, जिस जेंडर का आप अपने आप को फील करते हैं। तो अब कानपुर में जब लास्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वाज इन अ वे फनी ऑल्सो, बिकॉज लोग चीज़ें पूछ रहे थे, मैं उनको जवाब दे रही थी। जैसे क्या क्या पूछा उन्होंने? तो बिकॉज देयर लाइज द लेवल ऑफ बहुत अंडरस्टैंडिंग। सारी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि कई बार आपको उनको उन्हीं की तरह से जवाब देना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक आंटी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर लिया बेटा तुमने ये सारी चीज़ें, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो मैंने उनसे इतना ही बोला, मैंने कहा आपकी मतलब, क्योंकि मैं बहुत नाराज़ भी थी, बहुत आक्रोश भी था कि आपको क्या दिक्कत है और आप अपने घरों को क्यों नहीं देख रहे हो। तो मैंने उनसे यही बोला कि मैंने कहा आपकी बहू ने आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही है, आपको इस बात की चिंता ज़्यादा है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो फिर वो शांत हो गई। तो ऐसे ही करके मैंने बहुत सारे जो आ रहे थे मेरे पास, और मैंने अपनी माँ को ही बोल रखा था कि जो भी आएगा, क्योंकि मैं उसी गली में, उसी एरिया में पली हूँ, बड़ी हुई हूँ, पढ़ाई की है मैंने, तो मुझे सबके घर की चीज़ें पता हैं। तो मैं यही मम्मी को बोलती थी कि जो मुझसे ज़्यादा वो करेगा तो मैं उनके घर की सारी चीज़ें बाहर निकालूंगी और उनसे कहूँगी कि आपके घर में कौन भाग गया, आपके घर में क्या चल रहा है, कितने कोर्ट केसेस आपके हो रखे हैं, क्या गलत आपने किया है, आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया था। तो वो सारी चीज़ों का मैं मम्मी को बोलती थी कि मैं उनको इसी तरह से अब हैंडल करूँगी ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। एंड यू डिड इट। And I did it. And it was like I felt that it was important to show them the mirror कि आप दूसरे की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। मेरी बॉडी कैसी है, मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, उसकी आपको ज़्यादा चिंता है, मगर आपको उस बात की चिंता नहीं है कि आपका बेटा अपनी बीवी को मारता है और आप कुछ नहीं कहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई एंड आई थिंक नाउ दे हैव नथिंग टू से, बिकॉज आई फील लाइक कि मैं ट्रांस होके भी बहुत सारे जो मेरे साथ के लोग थे मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, उनसे ज़्यादा आगे निकल गई हूँ, उनसे ज़्यादा पढ़ाई कर ली है। तो मुझे लगता है कि मुझे उस बेसिस पे आप मेरा आकलन करें तो वो ज़्यादा ठीक है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट मेरी आइडेंटिटी क्या है। वकालत में कैसा अनुभव रहा? मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मुझे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं शायद बहुत ही लकी रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, और तभी मैं टू ऑल्सो मेंशन दैट कि मैं कभी अपने आप को किसी भी चीज़ में फ़र्स्ट ट्रांस नहीं मानना चाहती हूँ। और मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैं अगर अपने आप को फ़र्स्ट मान लेती हूँ तो मैं ये भूल जाती हूँ कि मुझसे पहले बहुत सारे लोग आए होंगे शायद जिनको आउट होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, और मुझसे पहले बहुत लोग आए। और क्वेयर आइडेंटिटी जो है वो समाज में ऐसी है कि लोगों को छुपानी ही छुपानी पड़ती है। मुझे लगता है कि बहुत सारे मुझसे पहले शायद लॉयर्स आए होंगे जो शायद गे होंगे बट उन्होंने कभी बताया नहीं होगा, जो शायद लेस्बियन होंगी मगर उन्होंने कभी बताया नहीं होगा, जो शायद ट्रांस होंगे मगर उन्होंने कभी बताया नहीं होगा, और उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे या उतना शायद सपोर्ट नहीं होगा या खुद से एक्सेप्टेंस नहीं रह पाई होगी या एक डर होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ रीजंस। तो मुझे लगता है कि मैं अगर फर्स्ट हो गई तो हमें कभी नहीं पता होगा, क्योंकि जैसे एक बहुत अच्छी मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी
कॉल्ड सैली। सैली। हाँ, और वो जो डॉक्यूमेंट्री है, द डॉक्यूमेंट्री इज़ अबाउट सैली राइड, जो कि पहली महिला बनी स्पेस में जाने वाली, अमेरिका की पहली महिला। तो वो फर्स्ट अमेरिकन वुमन थी स्पेस में जाने वाली, और उनकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता था टिल द टाइम शी पास्ड अवे इन 2012। एंड व्हेन शी पास्ड अवे इन 2012, तो उनकी जो 27 साल की पार्टनर थी, जो उनके साथ 27 साल से रह रही थी, उन्होंने एक ऑबिट्यूरी डाली, और तब दुनिया को पता चला कि सैली राइड wasn't just the first American woman to go on space, but रिकॉर्ड के हिसाब से द फर्स्ट क्वेयर पर्सन टू ऑल्सो गो ऑन स्पेस। तो अगर वो सैली राइड का कभी सिंस इट वाज अ रिकॉर्ड, तो उनको फर्स्ट स्क्वायर कहा जा रहा है। हाँ, और द थिंग इज कि अगर ये बात नहीं पता चलती, उनकी पार्टनर नहीं डिसाइड करती, तो सैली राइड भी उसी तरह से इतिहास में चली जाती है, और हम अभी भी होते कि अच्छा हमारे पास कोई क्वेयर पर्सन नहीं है जो स्पेस पे गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो ये जो एक एरिया है कि हमें पता नहीं है, वो हमें एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैली राइड का फर्स्ट बनी क्योंकि अब हमें पता चला। अगर हमें नहीं पता चलता तो वो भी फर्स्ट कभी नहीं बनती। तो मुझे लगता है कि वो फर्स्ट का जो ये जो एंटायर कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी प्रिविलेज वाला भी हो जाता है कि मेरे पास प्रिविलेज है तो मैं फर्स्ट अपने आप को बता दूँ, या डाइसी भी है। डाइसी भी है। और जो लॉ में सफ़र रहा है, मुझे लगता है वो बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। शुरुआत में मैंने बहुत स्ट्रगल किए, लोगों ने बहुत इनअप्रोप्रिएट चीज़ें पूछी। एक बार मुझे याद है किसी ने बोल दिया, मैं इंटर्नशिप के लिए गई, मैं इंटरव्यू दे रही, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अपनी जेंडर आइडेंटिटी ही नहीं पता है ढंग से, तो तुम्हें कानून क्या पता होगा ढंग से। तो उस टाइम पे मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला था, बहुत पहले की बात है ये, मुझे ख्याल से 1.5 साल करीबन होने वाले होंगे, और वो पोस्ट बहुत वायरल हुआ था लिंक्डइन पे। I think it got around 30,000, 40,000 likes, where I talked about that how identity is still an issue when it comes to getting internship or jobs. तो मेरे लिए लकी इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा प्रेजेंट ऑफिस जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, they are very accepting and they don't make a big deal about it. That's the best thing, कि वो accepting हैं, मगर वो उसके बारे में कोई बहुत ऐसा हवा नहीं क्रिएट करते। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे लॉ ऑफिसेस और बाकी ऑफिसेस भी प्राइड के टाइम पे सब रेनबो हो जाते हैं, बट जब आप उनसे रिकॉर्ड निकलवाएं कि आपके पास कितने लोगों को आपने हायर किया जो कि क्वेयर हैं, ट्रांस हैं, तो वो आपको कुछ भी नंबर नहीं दे पाएंगे। तो ये जो दिखावटी प्राइड, ये जो टोकनिज्म वाला प्राइड है, वो मेरे प्रेजेंट ऑफिस में नहीं था। उनको मेरा काम अच्छा लगा, उन्होंने कहा हम आपको हायर करेंगे, और वहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस और रहा है कोर्ट्स में, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि मेरी जो लॉ में प्रैक्टिस का एक जो टाइम रहा है, वो मेरे ट्रांजिशन के टाइम के साथ साथ करा है। क्योंकि जब जैसी मुझे नौकरी मिली, वैसे ही मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करूँगी। जैसे ही मेरा पहला पे चेक आया, मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई, मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिया, मैंने अपने हार्मोन स्टार्ट किए। तो वो जो 1.5 साल की जर्नी रही है, तो मेरी लॉ की जर्नी एज अ लॉयर एंड मेरे ट्रांजिशन की जर्नी एज अ ट्रांस वुमन, इट हैज़ बीन लाइक साथ में गोइंग। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी ऐसे इश्यूज़ होते थे, और मैं लोगों को लगता है कि शायद बहुत दिक्कतें हो जाती हैं ये कोर्ट में एज अ ट्रांस लॉयर, बट आई फील लाइक दैट एज अ ट्रांस वुमेन हु इज़ वर्किंग इन लाइक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इन द सेंस कि ऑलवेज आपके ऊपर नज़र है। जैसे आप कोर्ट रूम में घुसेंगे, वहाँ पे 10 लोग बैठे होंगे, 20 लोग बैठे होंगे, तो वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है सामने के सामने, वो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, जो एक पूरी इंस्टीट्यूशन के विद इन एम्बेडेड है डिस्क्रिमिनेशन, वो हमेशा ही रहता है। और मुझे लगता है कि महिलाएं जो लॉयर हैं, वो भी उसके रिसीविंग एंड पे होती हैं। आप माइनॉरिटी स्पेसेस से आते हो, तो आप रिसीविंग एंड पे होते हो कि आपके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा। हो सकता है वो दिखे ना, हो सकता है वो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मगर वो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का कभी मुझे इशू नहीं हुआ। एक बार मुझे याद है, मैं एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपीयर हो रही थी, और वहाँ का जो जज थे, उन्होंने मुझसे नाम पूछा, तो मेरा नाम जो था वो डॉक्यूमेंट्स में उस समय बदला नहीं था, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सा नाम बताऊँ। तो मैंने उनको अपना जो डॉक्यूमेंट्स पे जो लीगल नाम लिखा हुआ था वो बताया,
तो वो बहुत सरप्राइज्ड हुए। तो फिर मैंने उनको एक स्लिप लिख के पास की दैट आई एम अ ट्रांस वुमन दिस एंड दिस, एंड मैंने रीडर के थ्रू जज साहब तक वो पास कराई और उन्होंने पढ़ी एंड दे वर वेरी सरप्राइज, दे वर वेरी हैप्पी। उनके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने मेरा फिर जो नाम रिकॉर्ड किया वो दोनों ही नाम रिकॉर्ड किए। ओके। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही एनकरेजिंग था एक एक्सपीरियंस, एंड कमिंग फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिस इज़ नॉट लाइक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो मुझे लगता है मेरी जो जर्नी रही है, वो उस जर्नी में मैं काफ़ी लकी रही हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली या चीज़ें अच्छे से हुई, काफ़ी प्रिविलेज रही हूँ मैं उस तरह से। बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो लॉ स्कूल्स में हैं और ट्रांस पर्सन्स हैं, मेरी बात होती रहती है उनसे, या ट्रांस पर्सन हैं और लॉ में हैं और वो अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। और वो डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, वायलेंस भी होता है। जैसे पीपल विल आस्क यू इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, व्हाट इज़ बिटवीन योर लेग्स। तो ऑल दीज थिंग्स स्टिल हैपन बहुत सारे लोगों के साथ। मैं लकी रही हूँ इस तरह से कि मेरे साथ अभी वो चीज़ें कभी हो नहीं पाई हैं। बट हाँ, मेरा मानना है कि जब लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, बेहुदा सवाल जो होते हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण होगा राघवी कि उनको कभी बताया ही नहीं गया या उनको ये समझ ही नहीं डेवलप हुई कि साहब ये चीज़ है, आपके बीच में है और आपको इसको एज इट इज़ एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और अब सवाल है कि उसको फिक्स कैसे किया जाए। तो इस पर मैं आपके इनसाइट्स जानना चाहता हूँ। तो देखिए, मुझे लगता है कि जो बहुत सारा हमारा एक लर्निंग होती है और जो अवेयरनेस होती है वो होती है स्कूल के टाइम पे। और स्कूल के टाइम पे ही मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, जानते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो स्कूल का करिकुलम है उसमें हम बातें करें कि डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज़ क्या हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज़ क्या हो सकती है। फैमिली इज़ नॉट जस्ट अ पुरुष एंड अ महिला, फैमिली कुड बी वन वुमन एंड अनदर वुमन, वन मैन एंड अनदर मैन। बट वो सारी चीज़ें अगर आप करने की कोशिश करते हो तो बहुत सारा आप देखते हो कि एक तरह का क्रिटिसिज्म आता है डिफरेंट सेक्टर्स से, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो स्कूल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है विच इज़ नॉट रेडी टू ब्रिंग थोड़ा सा इंक्लूसिव एजुकेशन एंड क्वेयर राइट्स की बात करें, डिस्पाइट ऑल ऑफ देम बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय द कोर्ट। हमने सेम सेक्स मैरिज के समय सरकार का पक्ष देखा कोर्ट। हाँ, तो मुझे लगता है कि, और हमने ये भी देखा कि सरकार की अंडरस्टैंडिंग कितनी गलत थी कि वो बहुत सारे गलत स्टेटमेंट्स, गलत रिमार्क्स इट वाज कमिंग आउट ओपनली। It was coming out openly, and I think that is when we also realized कि they are criticizing something that they don't understand, and I feel like that is the easiest form of criticism, when you criticize something जो आप समझते नहीं हो। तो स्कूल लेवल पे वो सारी चीज़ें स्टार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हैविंग हेल्पलाइंस जहाँ पे लोग जा सकें और बात कर सकें कि दिस इज़ हाउ आई फील, ताकि उनको कोई काउंसल कर सके, उनको वो कोई समझा सके। क्योंकि बहुत समय क्वेयर लोगों का बीत जाता है कन्फ्यूजन में और उनको समझ में नहीं आ रही होती हैं चीज़ें कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो एक तरह का सिस्टम होना जहाँ पे उनको कोई काउंसलिंग मिल सके, उनको कोई असिस्टेंस मिल सके, उनको कोई हेल्प मिल सके टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर, वो आई थिंक कैन गो अ लॉन्ग वे। एंड बाकी आई फील लाइक कि इट इज़ समथिंग दैट विल हैपन ओवर टाइम, दैट चेंज विल बी स्लो बट इट विल हैपन ओवर टाइम, एंड वी आर सीइंग इट। लाइक अगर आप हाई कोर्ट के जजमेंट्स देखें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखें, हाई कोर्ट का जजमेंट जैसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट था विच सेड कि 375 जो आईपीसी का था रेप का प्रोविजन, दैट कवर्स ट्रांस विमेन। देन अभी रिसेंट जजमेंट आया दैट सेड कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स ट्रांस विमेन। देन केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला कि जो पेरेंट्स जो अगर एक ट्रांस व्यक्ति दूसरे ट्रांस व्यक्ति से शादी कर रहा है, एक ट्रांस मैन और एक ट्रांस वुमेन, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चे के उसमें आप पेरेंट्स लिखें, आप मदर फादर के उसमें ना जाएं। आप अगर वो कह रहे हैं कि हमारे में पेरेंट्स लिखें, देन यू विल राइट जस्ट पेरेंट्स। वो एक जजमेंट
बहुत इंटरेस्टिंग था। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने बोला कि ट्रांस वुमेन और एक मैन की शादी इज़ कवर्ड बाय हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो धीमे धीमे इवॉल्व हो रही हैं, वो मुझे लगता है कि दे विल गो डाउन इनटू द सोसाइटी ऑल्सो, और सोसाइटी में भी वो इवेंचुअली एक चेंज आएगा। मैं इसलिए ये बात पूछ भी रहा था क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि पंचायत से लेकर सुप्रीम कोर्ट और इवन हर एक स्तर तक, ग्राम पंचायतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लेवल पे सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत तो है। और अब उसको कैसे एड्रेस करें, क्योंकि आपका एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि इस समुदाय के खिलाफ भेदभाव ख़त्म करने के लिए आरक्षण की ज़रूरत है, आपने कहा है। इसी सवाल से मैं जोड़ना चाहता हूँ क्राइम का मसला। मेरे पास रिसर्च में वो एनसीआरबी के डेटा पड़ा हुआ है कि जो एक साल में कितने ट्रांस व्यक्तियों के साथ इस देश में हिंसा हुई, और उस तरह की हिंसा के फिर कुछ एनेक्डोटल उदाहरण भी हैं, नंबर से अलग उदाहरण हैं। ट्रांस व्यक्तियों का बलात्कार होना इस देश में बहुत आम है, और वो ऐसे आंकड़े हैं जो एनसीआरबी में जगह नहीं बनाते हैं। ठीक है, ट्रांस व्यक्तियों के साथ पुलिसिया बर्बरताओं के बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे बने हुए हैं। ऑब्वियसली वो भी एनसीआरबी के डेटाबेस में नहीं जाएंगे। क्राइम को, उनके साथ हो रहे क्राइम को आप किस तरह से मिटिगेट करने की वकालत करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरा एक जो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है वो जाता है क्राइसिस केसेस हैंडल करने में। क्राइसिस तो जो जैसे मतलब किस तरह के? तो फॉर एग्जांपल क्राइसिस केसेस आर जैसे कि किसी की फैमिली ने ही उनको डिटेन कर लिया है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल एक कपल है, ठीक है, इट कुड बी अ लेस्बियन कपल, ठीक है, फैमिली को पता चल गया, फैमिली ने अपने बच्चे को घर पे ही बंद कर दिया। अच्छा। सिमिलरली एक केस रिसेंटली था जिसमें ट्रांस व्यक्ति और उसके पार्टनर थे, और उसके पार्टनर को फैमिली लेके चली गई और बंद करके रख लिया। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन केसेस हैं जहाँ पे फैमिली वाले आपको घर में बंद करके रख लेते हैं। दूसरा जो बहुत ज़्यादा तरह के केसेस होते हैं वो होते हैं डेटिंग ऐप्स के थ्रू। जो लोग मिलते हैं वो आप के साथ वायलेंस करके आप चोरी कर लें या एक्सटॉर्शन कर लें। तो ये थेफ्ट के केसेस बहुत कॉमन हैं डेटिंग ऐप्स में, स्पेशली जो गे डेटिंग ऐप्स हैं। हाँ। तो उनके थ्रू बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि आपने किसी को अपने घर पे बुलाया या आप किसी के घर पे गए और आप ये सोच के गए कि एक व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, और वहाँ पहुँचते ही आपने देखा, या वो व्यक्ति जब आपके घर आया तो उसने चोरी से मेन डोर खोल के 4 लोगों को और अंदर बुला लिया, या आप गए उसके घर, आपने देखा कि वहाँ से 4 लोग और निकल के आ गए, आपको बैठाया, मारा पीटा, जो भी किया, आपसे पैसे ट्रांसफ़र करा लिए या आपका कार्ड लेके चले गए, पैसे निकाल लिए। तो ये केसेस बहुत ही कॉमन हैं। अच्छा। तो ये जो केसेस हैं उनमें आई ट्राई टू इंटरवीन एंड हेल्प देम गेट थ्रू इट। और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन केसेस का वो ये होता है कि कई बार जो विक्टिम्स हैं वो पुलिस के पास ही नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो पुलिस को बताएंगे क्या, वो क्या पुलिस को एक्सप्लेन करेंगे, और उनको रिडिक्यूल किया जाएगा, उनका मजाक उड़ाया जाएगा, तो दे लेट गो ऑफ इट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे केसेस जब मेरे पास आते हैं तो मैं या मेरे जो और लॉयर फ्रेंड्स हैं हम पुलिस स्टेशन जाएं, ताकि लॉयर के प्रेजेंस में जो पुलिस है वो कुछ बदतमीज़ी ना करे, वो केस रजिस्टर करे और आगे सुनवाई करे। रिसेंटली अभी एक गे व्यक्ति का 1 लाख का एक्सटॉर्शन का मैटर था, और विद इन अ मंथ द पुलिस मैनेज टू रिट्रीव दैट 1 lakh, get hold of the accused, the culprit, the perpetrators, और वो मैटर रफा दफा हो गया। तो एंड तीसरे जो केसेस होते हैं वो होते हैं वायलेंस अगेंस्ट क्वेयर पीपल और ट्रांस पीपल, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस।
तो बहुत सारी जो ट्रांस व्यक्ति हैं, ट्रांस मैन, ट्रांस विमेन, उनके साथ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस बहुत होता है कि आपका पार्टनर ही आपके साथ बहुत वायलेंट है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, जैसे एक ट्रांस महिला है, उनका पूरा हाथ उनके पार्टनर ने जला दिया था, पूरा हाथ। तो ऐसे केसेस आते हैं, कई ऐसे केसेस आते हैं जिनमें मर्डर तक हो गया है और किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। तो बहुत ही कॉमन है ये जो वायलेंस है ट्रांस व्यक्तियों के अगेंस्ट। और स्पेशली जैसे आप बोल रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे, मैं क्यों कहती हूँ आरक्षण ज़रूरी है ट्रांस व्यक्तियों के लिए, क्योंकि सेंसिटाइजेशन से लोगों का घर नहीं चलता है। और सेंसिटाइजेशन आप कर देंगे, बट जब तक आप एक्चुअल चेंज नहीं करेंगे कुछ भी, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। उनको उस तंत्र में लाया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए या मेन स्ट्रीम उन तक ले जाने के लिए आपको उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी। और जो ये एफर्मेटिव एक्शन है वो लेना बहुत ज़रूरी है। हमें ये देखना पड़ेगा इक्वलिटी और इक्विटी के लेंस से और एफर्मेटिव एक्शन के लेंस से कि वो कहाँ से शुरुआत ही कर रहे हैं। आप मुझसे हम लोग 100 मीटर्स की रेस कर रहे हैं और आप खड़े ही हुए हैं 20 मीटर कवर करके, और मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको मुझे कहीं तो लेके आना पड़ेगा ताकि मैं बराबरी से कहीं कुछ तो करना पड़ेगा आपको। और तब ये रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें कि ट्रांस व्यक्तियों की पॉपुलेशन, बट उनका प्रेजेंस अगर आप देखें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में, कहीं पे भी वो बहुत ही कम है। और ऐसी ट्रांस महिलाएं हैं जिनके पास PhD है, जिनके पास मास्टर्स है, जिन्होंने काफ़ी पढ़ाई कर रखी है, मगर उनके पास जॉब नहीं है। और जब उनके पास जॉब नहीं होती है तो दे आर फोर्स्ड टू गो इनटू सेक्स वर्क, और फिर वो वहाँ पे ही एक तरह से फंस के रह जाती हैं। तो बहुत सारे मेरे पास केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे ट्रांस विमेन हैं और वो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हैं, और उनको उठा के लेके चला गया है कोई, ये कह के कि ठीक है यू विल ऑफर मी वट एवर सर्विसेज आर देयर। फिर वो कहीं गए हैं और वहाँ पे 10-12 लोग और आ गए हैं और उन्होंने उस ट्रांस व्यक्ति का बलात्कार किया। और वो ट्रांस व्यक्ति ना पुलिस के पास जा सकता है, ना अस्पताल जा सकता है। और वो रो के मुझे बता रहा है कि मैंने खुद अपना सारा ट्रीटमेंट किया, जो मुझे दवाई मिली, मेरे पास बहुत सारे घाव थे, बहुत सारी चीज़ें थी, उनका खुद मैंने ट्रीटमेंट किया, और मैं किसी के पास नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे घर पे भी आना है और उसकी फैमिली को कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये जो बहुत सारी जिंदगियां होती हैं, मुझे लगता है ट्रांस व्यक्तियों की, स्पेशली जो वायलेंस है उनके लाइफ के अगेंस्ट, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है, कोई हेडलाइन नहीं बनती है कि सब सही कह रही हैं। जब अगर रिजर्वेशन जैसी चीज़ें जब सरकार घर तक पहुंचेगी तो ये भी तो हो सकता है ना, इसका एक फ़ायदा मिल सकता है कि ट्रांस व्यक्ति, जो कई सारे लोग हैं जो पहचान छुपाते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी से भागते हैं या उसको कंसील करके रखते हैं, अपने तक रखते हैं, वो शायद खुल के बाहर आएँ। ऑब्वियसली सरकार अपने लेवल के फिल्टर्स तो लगाएगी ही लगाएगी। और आप जब आपने ये बलात्कार की बात की, तो अब हम एक ऐसे तंत्र का हिस्सा हैं, एक ऐसे क्रिमिनल लॉ का पार्ट बन गए हैं जहाँ पे जो न्यू क्रिमिनल एक्ट्स हैं उनके हिसाब से बलात्कार जो हो सकता है वो सिर्फ एक सिस महिला का हो सकता है, ना पुरुष का बलात्कार हो सकता है, ना ट्रांस मैन का ना ट्रांस विमेन का हो सकता है, सिर्फ सिस विमेन का हो सकता है। तो सिस मैन, ट्रांस मैन, इनके साथ कभी बलात्कार हो ही नहीं सकता, और अगर होता है तो आप कोई रिपोर्ट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमारे पास 377 था जिसमें एटलीस्ट वो कवर हो सकता था, और अब हमारे पास कोई लॉ प्लेस में नहीं है जिसमें, अनलेस यू आर अ माइनर, क्योंकि पॉक्सो इज़ अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट, बट उसके अलावा देयर इज़ नो रिकोर्स अवेलेबल। आप बाकी कुछ भी चीज़ें, ग्रीवियस हर्ट के अंडर जा सकते हैं, तो वो हमारे पास अब है ही नहीं एक स्कोप, एक रूम टू एड्रेस वायलेंस अगेंस्ट, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट एनीवन बट सिस वुमेन। अच्छा, इज देयर एनी स्टडी जो बताता हो कि किस राज्य में सबसे अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं ट्रांस व्यक्तियों के खिलाफ? Nothing. They don't record anything. So that is how आप किसी को इनविजिबल करते हैं। आप अगर ट्रांस व्यक्तियों का इतिहास देखें, स्पेशली इंडिया में,
इट हैज़ बीन कल्चरली एंड स्पिरिचुअली रूटेड, ठीक है, इन आर सोशल फैब्रिक। तो आप देखेंगे कि हमेशा उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात हुई है, बट उनको एक जिंदगी डिग्निटी की देने के लिए कभी भी कुछ जद्दोजहद नहीं हुई। और ये कब होता है? ये तब होता है जब आप उनको बेसिक अधिकार नहीं देते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जब उनको एज अ थर्ड जेंडर रिकग्नाइज किया, दे सेड कि फॉर इयर्स वी हैव नॉट रिकग्नाइज्ड समवन, एंड उनके अधिकारों की हमने कभी बात नहीं की कि वो वोट कर सके, उनके पास राशन कार्ड हो सके, वो पार्टिसिपेट कर सके इक्वली सारी चीज़ों में। क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो did not record the violence cases, the sexual violence cases against them. State के भी डेटा नहीं है, वो कभी इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करते कि ट्रांस वुमेन के अगेंस्ट कैसे वायलेंस हो रहे हैं, ट्रांस मेन के अगेंस्ट कैसे वायलेंस, इवन सेंसस में कवर नहीं करते हैं। तो जब आपके साथ ये तरीका होता है आपको इनविजिबलाइज कर देने का कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लास्ट सवाल, हाँ जी। ट्रांस व्यक्तियों के बारे में, ये आप इसको हल्के फुल्के सवाल की तरह भी ट्रीट कर सकती हैं, चाहे तो एक सीरियस सवाल की तरह भी ट्रीट कर सकती हैं, ये आपके जवाब पे निर्भर है। लेकिन ट्रांस व्यक्तियों के बारे में कोई ऐसी बात जो सबसे अधिक प्रचलित हो, सबसे अधिक वायरल हो, सबसे अधिक सर्कुलेशन में हो, लेकिन कोरी झूठ हो, जिसका सच से कोई लेना देना ना हो? अच्छा, तो एक तो है कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि जब ट्रांस व्यक्ति मर जाते हैं और उनकी बॉडी लेके जाते हैं, तो वो उनको मारते हुए लेके जाते हैं ताकि वो दोबारा ऐसे पैदा ना हो। और ये एक बहुत ही बड़ा झूठ जो ऐसे फैलाया जाता है ट्रांस व्यक्तियों के बारे में, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मुझे लगता है कि जो कि एक परसेप्शन बना हुआ है कि ट्रांस वुमेन जो हैं, स्पेशली जो हिजड़ा और किन्नर समुदाय से हैं, वो बच्चों को उठा के लेके जाती हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा झूठ है, क्योंकि मेरी पर्सनल जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे मैं गई हूँ एज अ किड, कि शायद मुझे यहाँ एक्सेप्टेंस मिला, और उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के कहा कि तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम अभी बच्ची हो और हम ऐसे किसी को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं, ये जो उनके कुछ मिथ्स हैं, आई थिंक ज़्यादा मुझे लगता है कॉमन है। आप देखते रहेंगे सोशल मीडिया पे भी वो चीज़ें चलती रहती हैं। आगे क्या करने का प्लान है आपका? आगे अभी तो चल रहा है, जैसे भी वकालत ही करना है ना? तो हाँ जी, वकालत चल रही है, और देखते हैं उसके बाद और आगे क्या होता है, क्योंकि वकालत एक काफ़ी लंबी रेस होती है, वो ऐसे शॉर्ट टर्म नहीं होता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, कि अगर मैं कभी सीनियर लॉयर बन सकी या कभी जज बन सकी, तो वो सारे सपने तो हैं, मगर लाइफ का यू नेवर नो कि इट विल टेक यू किधर से कहाँ। मम्मी इंटरव्यू तो देखती होंगी आपके? नो आइडिया, कभी बात नहीं होती इन सारी चीज़ों की, मगर मुझे लगता है कि लोग दिखा देते, वो देखती नहीं है, वो टेक सेवी नहीं है, उनको उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, बट लोग उनके पास लेके चले जाते हैं चीज़ें कि देखो। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया बातचीत करके। आई होप हमने कुछ सीखा होगा इस पूरी बातचीत से। नहीं सीखा हैगा तो सीखेंगे। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।